नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और IBC 24 पर आप देख रहे हैं बजट से जुड़ा हमारा महा कवरेज 24 की चौसर बजट की बिसात। 24 की चौसर इसलिए कि 2024 में आम चुनाव होने हैं और उस आम चुनाव से पहले ये पहला आखिरी आम बजट माना जा रहा है। 2024 के आम चुनाव से पहले यह सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। इस बार भी संसद में पेपरलेस बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से थोड़ी देर बाद संसद भवन चूंकि पहुंच चुकी हैं, थोड़ी देर बाद वो बजट पर स्पीच देना शुरू करेगी, जहां पर मोदी कैबिनेट की बैठक भी इससे पहले रखी गई है। बजट को अंतिम मंजूरी इसमें मिलेगी। इसके बाद सुबह 11 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री बजट भाषण देगी। इस बजट में सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी, नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग के लिए आयकर के मोर्चे पर क्या होगा, मकान कर्ज को लेकर क्या राहत बढ़ेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं लोग सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रेन का किराया नहीं बढ़ेगा, बढ़े हुए किराए को नियंत्रित किया जाएगा, प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत भी कम होनी चाहिए। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पर लगातार 5वीं बार केंद्रीय बजट आज पेश करेंगी और जैसा हमने कहा कि ये इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इसके बाद अगले साल चूंकि चुनाव होने हैं, इसलिए माना जा रहा है कि कुछ लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती हैं, लेकिन पिछले लगातार जिस तरह की रवायत रही है, बजट में कुछ कड़े प्रावधान भी किए गए हैं। क्या उसी की प्रोसेस को आगे लगातार बढ़ाया जाएगा या अलग अलग सेक्टर्स में कुछ राहत देने की बातें होंगी? क्योंकि लगातार इस वक्त विपक्ष मुद्दे बनाता रहा है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। तो क्या कुछ ऐसे प्रावधान होंगे कि महंगाई से राहत आम लोगों को दिलाई जा सके, छोटी छोटी राहतों के जरिए लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश हो सके? क्या इस तरह का बजट रहेगा या जो इससे पहले भी कुछ कड़े प्रावधान का जिक्र हम कर रहे हैं उसी तरह की चीजें रहेंगी? अलग अलग सेक्टर्स में क्या रहेगा? सबसे खास बात है कि किसानों के संदर्भ में भी सरकार लगातार ये कहती रही है कि 2024 तक किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य सरकार लेकर चल रही थी। तो ऐसे में कृषि क्षेत्र को इस बजट से क्या कुछ खास मिलने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा और स्वास्थ्य जो बुनियादी जरूरत आम लोगों की, उसके संदर्भ में क्या कुछ खास इस बजट में निकल के आ सकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। महिलाएं और युवा भी इस बजट पर निगाह टिकाए हुए हैं कि क्या इस वर्ग के लिए भी कुछ खास वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से सामने आ सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, जिस तरह में बताया कि बजट रहने वाला है, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इसके लिए हमने खास पैनल भी तैयार किया है जो बजट की उम्मीदों पर बात करेगा। चूंकि बजट अब से थोड़ी देर बाद ही पेश होने वाला है, तो बजट में क्या खास रह सकता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में स्टूडियो में अर्थशास्त्री रविंद्र ब्रह्मे जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ में कृषि विशेषज्ञ मितुल कोठारी जी हैं, जिनसे हम कृषि के संदर्भ में खासतौर पर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ में सौमिल शर्मा जी जुड़ रहे हैं, जो कि बाजार एक्सपर्ट हैं। चूंकि बाजार क्या रिएक्ट करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से पिछले समय में हिंडनबर्ग की वजह से अडानी के संदर्भ में जो चीजें निकल के सामने आई, इस स्थिति में अब यह बजट पेश हो रहा है, तो बाजार कैसे रिएक्ट कर सकता है, इस पर सौमिल जी से भी बातचीत करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बाकी हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से उनसे राय लेने की कोशिश करेंगे, उनसे भी इस कार्यक्रम में लगातार बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रविंद्र जी, आपसे जाना शुरुआत करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये इस सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है जी, और इस लिहाज से यह माना जा रहा है कि कुछ लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती हैं। आपका आकलन क्या कह रहा है? देखिए, मेरा आकलन ये है कि सबसे पहले ये होना, आप देखेंगे कि यदि हमारे परिवार में जो मुखिया है, यदि उसकी आय अच्छी है ना, तो वो बच्चे की फीस भी जमा कर सकता है, पिक्चर भी देख सकता है और दूसरी चीजें खरीद सकता है। तो सबसे पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो देश की जो आय है, देश की जिसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसको GDP कहते हैं जी, और ये बड़ी चुनौती रहती है एक अर्थशास्त्री के रूप में मैं ये बता रहा हूँ। और इसको जब तक यदि आप नहीं बनाए रखेंगे, यदि इनकम ही नहीं है, तो आप तो फिर खर्च नहीं कर सकते ना कुछ। बहुत सोची से हम परिवार को और राष्ट्र को एक तरीके से देख लेंगे, जैसा हमारा परिवार है वैसा राष्ट्र है। तो पहली चुनौती होती है कि आप अपनी इनकम को बनाए रखें, और क्यों जब आपके पास आय होगी उसी से सारी चीज आप करेंगे, उसी से लोगों को रोजगार दे पाएंगे, उसी से शिक्षा पे खर्च कर पाएंगे, उसी से स्वास्थ्य पे खर्च कर पाएंगे, उसी से किसानों को दे पाएंगे। तो ये पहली चुनौती है। और
इसके साथ साथ दूसरी ये होती है कि यदि आपकी आय बढ़ रही है, परिवार में भी यदि देखें, और यदि महंगाई बढ़ जाए तो वो जो आय आपकी बढ़ी है वो आपको लगेगा कम हो रही है, अब इससे तो हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा, या महिलाओं का किचन नहीं चल पा रहा जी, या और दूसरी चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आय के साथ साथ जो है महंगाई को नियंत्रित रहना चाहिए पूरे देश में। जिस प्रकार से जो बात एक परिवार के लिए लागू होती है वही बात एक देश के लिए लागू होती है। तो महंगाई को भी नियंत्रित रखे। और तो क्या वर्तमान में इस तरह की परिस्थितियां हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर जेब में पैसा है, यानी सरकार के पास में अगर इस तरह की आमदनी के स्रोत हैं, हाँ, तो फिर वो इस तरह की छूट या प्रावधान कर सकते हैं जिसकी वजह से आम लोगों को राहत मिले। क्या वर्तमान की जो अर्थव्यवस्था हमारी चल रही है या जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें आपको लगता है कि इस तरह की घोषणाएं संभव हैं? देखिए, आय तो है, इसीलिए कि कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें आप देखें हमने जो है इस साल जो है 22-23 में लगभग हमारी 7% की ग्रोथ रेट है, जो कि तमाम जो देश हैं उनसे ज्यादा है। अगले साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6 से 6.8 यानी 6.5% की ग्रोथ रेट अच्छी ग्रोथ रेट मानी जा सकती है। तो ये, और दूसरा आप देखेंगे कि जो सरकार को टैक्स से जो रेवेन्यू मिली है, चाहे डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इससे इनकी जो इन्होंने जो टारगेट रखा था उससे वो रेवेन्यू इनको मिल रही है, और जीएसटी कलेक्शन भी गवर्नमेंट का बढ़ा है। तो सरकार को रिसिप्ट मिल रही है, सरकार की जीडीपी भी अच्छी है और सरकार के भी खजाने में पैसा टैक्स के रूप में आ रहा है। तो इससे जरूर ये एक उम्मीद बनती है कि जो है आप जो हमारे जो सोशल सेक्टर के जो डेवलपमेंट हैं, खासकर शिक्षा है या स्वास्थ्य है या कृषि को लेकर है, कुछ प्रावधान आप बजट में करने के लिए एक संभावना बनती है इस चीज को देखते हुए। दूसरा जो ग्रोथ मोमेंटम बनाने के लिए एक बड़ी जो यहाँ पे इस साल जो समस्या आई कि जो महंगाई बढ़ने के कारण रिजर्व बैंक ने अपनी ब्याज दरों को बढ़ाया, और ब्याज दर बढ़ाने के लिए हम लोग भी जो लोन लेते उसकी भी ब्याज दरें बढ़ गई, हाउस बिल्डिंग की लोन बढ़ गई, उद्योगपति जो लोग ले रहे उसकी लोन बढ़ गई। तो उसके कारण जो निजी क्षेत्र जो इन्वेस्ट करता था उसमें कमी आ गई जी। तो ये हुआ, ये थोड़ी जो स्लो ग्रोथ रेट। चलिए, आपने ना एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर टैक्सेस के संदर्भ में कही, और इस वक्त हमारे साथ में अनिल अग्रवाल जी भी जुड़ रहे हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीधे जबलपुर से जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे सहयोगी स्टार जैन और शालिनी हार्डिया भी जुड़ रहे हैं, उनके साथ में भी कुछ आम लोग होंगे जिनसे हम उनकी राय को भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वो सोच रहे हैं। लेकिन अनिल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से टैक्सेस का जिक्र अभी यहाँ पर रविंद्र भरमे साहब कर रहे थे, क्या उम्मीद करे आम आदमी, क्योंकि इनकम टैक्स में दायरा जो है, छूट का जो दायरा है उसमें बहुत लंबे समय से बदलाव हुआ नहीं है स्लैब्स में, और उसके अलावा भी बाकी चीजों को लेकर, छूट को लेकर भी था। अब चूंकि मैंने ये लगातार कह रहे हैं कि ये इस कार्यकाल का सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है, तो क्या टैक्सेस में उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, उम्मीद तो बहुत है, और जैसा आपने बताया कि 2014 के बाद से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं आया है। हाँ। और चूंकि बदलाव नहीं आया है तो एक मध्यम वर्ग और खासकर छोटा व्यापारी उम्मीद कर रहा है कि आयकर स्लैब में बढ़ोतरी होगी, कम से कम 2.5 लाख से 5 लाख की होगी। लेकिन कल जो आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री ने पेश किया उसमें कुछ बातें बड़ी साफ हो गई हैं। हाँ। उसमें आप पाएंगे कि सबसे पहले वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था की पिक्चर तो अच्छी दिखाई है, लेकिन एक जो चीज है वो है महंगाई। सरकार भी मानती है कि महंगाई जो है वो आम आदमी को त्रस्त कर रही है, और ये वर्ल्ड ओवर फिनोमिनन जो है, वैश्विक परिस्थिति के कारण ऐसा हो रहा है। और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। ब्याज दर, जैसे बताया हमारे बहनों में कि ब्याज दर भी बढ़ा रही है, ब्याज दर को भी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो बहुत ज्यादा उम्मीद करना, टैक्सेशन स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल लग रहा है। हम तो सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट जो मध्यम वर्ग स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में जो उसका खर्चा अधिक से अधिक बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर लगाम कसने के लिए सरकार सेक्शन 80D और सेक्शन 80C के जो प्रोविजन है, प्रावधान है, उसमें कुछ बढ़ोतरी करेगी। लेकिन एक चीज और मैं सामने आपके रखना चाहूंगा कि जो सरकार के मुख्य अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया जी ने पिछले दिनों कहा कि किसी भी तरह के एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को सरकार को एबॉलिश करना चाहिए। और जैसा आप जानते हैं कि 2 टैक्सेशन स्ट्रक्चर इस समय चल रहे हैं,
एक चल रहा है जिसमें आप डिडक्शन ले सकते हैं, एक चल रहा है विदाउट डिडक्शन। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें सरकार बहुत ज्यादा राहत देगी, ऐसी उम्मीद हमें कम लग रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारा गिरावट में जा रहा है, तो इसके तहत अब सरकार के लिए बहुत जरूरी आ जाता है कि टैक्सेशन स्ट्रक्चर को तो वो कम छेड़छाड़ करेगी, वो पैसे अर्थव्यवस्था में फूकने की कोशिश करेगी, पूंजीगत खर्चे ज्यादा करने की कोशिश करेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को एक बूस्टअप मिले। तो इसलिए मध्यम वर्ग यदि अपने आप को इस बजट के बाद ठगा सा महसूस करे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण के बाद टैक्सेशन स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चेंज की गुंजाइश मुझे कम लगती है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर, और बहुत खरे तरीके से अनिल जी ने ये बात कही है कि जिस तरह का आर्थिक सर्वे आया है उस सर्वे के आधार पर तो कम से कम यही चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि बहुत ज्यादा राहत टैक्सेशन में, इनकम टैक्स के दायरे में उम्मीद ना की जाए। अब देखना होगा कि जब पिटारा खुलता है सीतारमण जी का तो उसमें क्या कुछ काम होता है। इन सब के बीच मैं बाकी मेहमानों के पास में भी जाऊं, लेकिन शालिनी हार्डिया हमारे साथ में इंदौर से बनी हुई हैं, उनके साथ में कुछ लोग हैं जो कि ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं, लिहाजा उनको जल्दी है, लेकिन उनसे पहले बात करने की कोशिश करते हैं। शालिनी, बात कीजिए उनसे, क्या उम्मीद कर रहे हैं? बड़ा जल्दी जल्दी में बात कीजिएगा शालिनी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ इस बार के बजट को देख रहे हैं। मैम, कैसी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि बजट सबसे ज्यादा मुश्किल वाला महिलाओं के लिए रहता है। वी आर हैप्पी विथ मोदी गवर्नमेंट, वो जो भी लेंगे भरोसा है कि अच्छा ही होगा। क्या कुछ अपेक्षा है मैम, क्योंकि हम इस बार देख रहे हैं लास्ट बजट रहेगा मोदी सरकार का, क्या कुछ उम्मीदें हैं आप? एक्चुअली हम ऑलरेडी बहुत सेटिस्फाइड है, मतलब द बेस्ट गवर्नमेंट वी हैव एवर सीन। अब वो जैसा भी लाए, जो भी लाए, इट विल बी बेस्ट फॉर अस। बजट में कुछ आपको लगता है कि थोड़ा सा गैस सिलेंडर के दाम नहीं, ठीक है, मतलब अब ठीक है, वी आर यूज्ड टू इट, तो अब जैसा भी रहे वी हैव नो प्रॉब्लम, यूज्ड टू इट हो चुके हैं। अच्छा, कैसी उम्मीदें हैं आपको बजट से? क्या कुछ अपेक्षा इस बार करते हैं सरकार से कि थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए टैक्सेशन? टैक्स पेयर को रिलीफ मिलना चाहिए, कॉमन मैन को, बड़े आदमी को मिल जाता है पर कॉमन मैन को जरूर मिलना चाहिए टैक्स रिपेयर वाले को। और भी लोग हैं जिनसे बात करते हैं। मैम, हमने एक बात ये देखी थी कि गृहिणी को जब घर चलाना होता है, क्योंकि आप वर्किंग है, लेकिन इसके अलावा लोगों में बहुत ज्यादा वो रहता है कि सब्जी के दाम बढ़ जाते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं होता है, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। एक्चुअली वो चैलेंजिंग, देखो मतलब हम इंडिया में हैं, वी हैव ऑल काइंड ऑफ पीपल लिविंग, तो अब वो चैलेंजिंग जिसके लिए कंफर्टेबल होता है उनके लिए तो ठीक है, बट ऑब्वियसली व्हेन वी गो टू द मिडिल मैन एंड जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, ऑब्वियसली उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाता है। ठीक है शालिनी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार बातचीत करते रहिए, मौके पर भी आपसे बात करते रहेंगे और भी लोगों से जुड़ते रहेंगे। और चूंकि हमारे साथ में मेहमान भी बने हुए हैं, सौमिल शर्मा जी हमारे साथ में हैं ग्वालियर से, जो बाजार एक्सपर्ट हैं। सौमिल, जाना चाहेंगे आपसे, बाजार बड़ी निगाहें रखता है, जब भी हमने देखा है कि बजट पेश होता है तो बजट पेश होने के दौरान भी बाजार, खासतौर पर शेयर मार्केट, बहुत ऊपर नीचे वैरी करता रहा है। और इससे ठीक पहले अभी जो घटनाक्रम हुआ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर, और उसके बाद जो जिस तरह से अडानी के शेयर्स में काफी गिरावट देखने को मिली, इसके बाद कम से कम इस बजट से काफी उम्मीदें बाजार को उपयोगी, काफी निगाहें आप लोग भी लग रहे होंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार के इस बजट से? देखिए, बजट से उम्मीदें हैं। सबसे बड़ी चुनौती, जैसे अभी एक्सपर्ट्स ने बताया, महंगाई है। महंगाई से कंजम्पशन में कमी आती है, जितनी महंगाई कम होती है तो कंजम्पशन बढ़ता है, और बाजार को जैसे महंगाई कम होती है, कंजम्पशन बढ़ता है, तो कॉर्पोरेट्स की अर्निंग बढ़ती है, सेल्स बढ़ती है, तो महंगाई को कंट्रोल करना बहुत बड़ी चुनौती है। और साथ ही साथ कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे इंफ्रा के अंदर कितना सरकार इन्वेस्ट करने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो कॉर्पोरेट की अर्निंग बढ़ेगी। दूसरा, इनकम टैक्स स्लैब में जो 14 से नहीं बदले गए हैं, अगर वो बदलते हैं और राहत मिलती है तो बाजार में पैसा आता है, लोगों की जेब में पैसा आता है, तो कंजम्पशन बढ़ता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत है भारत की जनसंख्या, 130-140 करोड़ की जनसंख्या, कंजम्पशन। अगर ये कंजम्पशन बढ़ाने की तरफ अगर सरकार अपने बजट के अंदर चीज़ें लाती है, कंजम्पशन बढ़े, इन्वेस्टमेंट इंफ्रा में बढ़े, और हेल्थ सेक्टर है, जैसे हेल्थ सेक्टर के अंदर इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इनके टैक्स स्लैब कम किए जाए, हेल्थ इंश्योरेंस का 18% टैक्स है,
तो वो कम किया जाएगा तो उनकी सेल बढ़ेगी। हम बाजार को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेशन मतलब ब्रॉड होना चाहिए, ब्रॉड होगा तो कलेक्शन आपका बढ़ जाएगा। बाजार को पूरी उम्मीदें हैं कि इस बजट के अंदर सरकार कुछ ऐसे काम करेगी जिससे बाजार आगे बहुत तेजी से बढ़े और कॉर्पोरेट इनकम बढ़े। अच्छा, जिस तरह से अचानक अनिश्चितताओं की स्थितियां बनी थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उसके अलावा भी, तो क्या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ रिकवरी जैसी चीजें भी यहां पर बाजार के वित्त मंत्री की तरफ से भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से जो हलचल अचानक से मची है उसके ऊपर भी कुछ पॉजिटिव मैसेज जाए? इज इट पॉसिबल? हाँ, मैं चैनल पे हूँ। देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से बाजार का सेंटीमेंट खराब हुआ है थोड़ा सा इस समय, लेकिन भारत एक बहुत लॉन्ग ग्रोथ स्टोरी है और इसमें कोई हम लॉन्ग टर्म बुल मार्केट के अंदर चल रहे हैं। ये सब चीज़ें बीच में कई बार आती जाती पहले भी रही हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है बाजार, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, यहाँ का कंजम्पशन, भारत की आबादी, भारत के लोग, भारत का मार्केट आगे लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में हम चल रहे हैं। ये चीज़ें बीच में आती रहती हैं, इसमें भी सरकार काम करेगी मुझे उम्मीद है, लेकिन हम आगे लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। हम बहुत तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। जी मिथुल जी, हम चूंकि कृषि के क्षेत्र में बात कर रहे थे और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था लगातार ये कहा जाता रहा है और कृषि को बजट एलोकेशन के संदर्भ में भी हमेशा से बातें होती रही हैं, और जब ये सरकार आई थी तो ये दावा किया गया था कि 2024 तक किसानों की आय को 2 गुना कर देंगे और उसको लेकर कई तरह के प्रावधान किए भी गए, उसमें कई चीजें भी निकल के सामने आई। वर्तमान परिस्थिति में अब जिस परिस्थितियों में ये बजट पेश हो रहा है, कृषि क्षेत्र में क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? केंद्र की सरकार जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को शुरू से, पिछले जब से सरकार बनी है भाजपा की, तब से उन्होंने एक फोकस रखा है एग्रीकल्चर सेक्टर को, और इस पे आप देखेंगे तो सतत इस पे पिछले 8 सालों में एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। साथ ही 2,50,000 करोड़ की राशि खाद सब्सिडी के रूप में दे रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय कीमतें खाद की बहुत अधिक है, फिर भी हमारे यहाँ भारत में इसकी खाद की कीमतें कम है जो सब्सिडी के रूप में किसानों को उपलब्ध हो रही है। और सबसे अहम जो पिछले साल एक योजना बजट में आपने सुना होगा, पीएम किसान योजना, 65,000 करोड़ का इन्होंने प्रावधान किया था। 6,000 रुपए प्रति किसान को प्रति वर्ष उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से डीबीटी हो रही है, उनके खाते में पहुंच रहे हैं। तो ये सरकार एक एजेंडा लेके चल रही है कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए और उस एजेंडे पे सतत चल रही है। इस बजट में भी इनको ये ध्यान देना चाहिए कि पिछले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कुछ घटनाएं हुई है, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो या फिर चाइना में कुछ शटडाउन हुए हो फर्टिलाइजर्स कंपनियों के, तो उसकी वजह से फर्टिलाइजर की कीमतें बहुत बढ़ गई है। हमारे देश में भी कीमतें बढ़ी है, पिछले 5 सालों में लगभग दुगनी हो गई है। तो ये देखना पड़ेगा कि जो खाद सब्सिडी है उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए जिससे किसानों को उत्पादन में राहत मिलती रहे, और एमएसपी पे जो लगातार सरकार प्रयास कर रही है अधिक करने का, जो सीधा सा जुड़ा हुआ है कि एमएसपी किसानों के जेब में जाता है पैसा, उसकी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस उसको मिलती है। तो खरीफ फसल में लगभग देश के 14 करोड़ से अधिक लोगों के लिए, किसानों के लिए ये एमएसपी से लाभ मिलता है। तो एमएसपी पे भी समय समय पे और थोड़ी बढ़ोतरी करनी चाहिए और वो कैलकुलेटेड बढ़ोतरी होनी चाहिए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारा एक्सपोर्ट्स एग्रीकल्चर सेक्टर में बना रहे। ब्रह्मे जी किस तरह से देख रहे हैं, जो बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अनिल अग्रवाल जी ने भी कही और उन्होंने ये कहा कि जो आया है सर्वे जिसका आपने भी जिक्र किया कि इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा उम्मीद करने की आवश्यकता कम से कम मध्यम वर्ग के लोगों को नहीं है, खासतौर पर इनकम टैक्स के स्लैब्स को लेकर। और कृषि क्षेत्र में जिस तरह की बात यहाँ पर मितुल जी कर रहे हैं, आप इसको ओवरऑल समग्र रूप से किस तरह से इसका आकलन करना चाहेंगे? एग्रीकल्चर के संबंध में मैं कहूँगा कि अभी चूंकि भारत के प्रयासों से 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है और इसमें तो छत्तीसगढ़ की बड़ी अच्छी योजना है। हमारे यहाँ मिलेट मिशन चल रहा है, हमारे यहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेट्स को दिया जा रहा है और अभी केंद्र में ये चीज़ नहीं है, वो सिर्फ गेहूँ, धान और जो है गेहूँ पे मिलेट्स प्राइस है। तो मिलेट्स को लेकर कुछ बात, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर है और फ्यूचर की जो खाद्यान्न है वो मिलेट्स ही है, इस पे काफ़ी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, उसको लेके कोई बात हो सकती है।
कुछ जो स्कीम की जो चर्चा हो रही है उनमें कुछ थोड़ा बहुत उसमें उसके एलोकेशन में थोड़ा सा वृद्धि हो सकती है। पर ये देखिए बहुत ज़रूरी है, यदि टैक्स पे थोड़ी राहत यदि देते हैं, ये बहुत उम्मीद है लोगों को, और ये और 2-3 जो है बजट से ये मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जो चेंज किया गया उसका कोई थोड़ी बहुत भी राहत मिली नहीं है मध्यम वर्ग को। और इसलिए भी ज़रूरी है कि जो अभी भारत की इकोनॉमी जो बढ़ रही है, वो भारत की इकोनॉमी कंजम्पशन, ये जो लोकल कंजम्पशन है हमारे यहाँ का, वो जो प्राइवेट कंजम्पशन जिसको हम कहते हैं, उस पे बढ़ रही है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी हम उतना निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जितना उत्पादन हो रहा है वो हमारे यहाँ जो प्राइवेट कंजम्पशन जिसको हम कहते हैं, यानी लोग घरेलू हमारी मांग इतनी ज्यादा उसी से बढ़ रही है। तो यदि थोड़ा सा आप यदि टैक्स में थोड़ा सा रिलीफ देते हैं, थोड़ा कम करते हैं, तो लोगों के पास क्या है कि जो उनकी जो आय थोड़ी सी उनकी बढ़ेगी, जिसको हम कहते हैं कि व्यय योग्य जो आय है, 100 में से आप यदि 30 रुपए टैक्स ले लेंगे तो 70 बचता है। तो यदि थोड़ा सा कम करें, उनके पास यदि पैसा बचता है वो और खर्च करेंगे, क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार की स्थिति बहुत जल्दी ठीक होने वाली नहीं है, और आपको घरेलू मांग पर ही आपको आश्रित रहना पड़ेगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसको थोड़ा सा टैक्स में जो है एक उनको कुछ रिलीफ मिलना चाहिए, उसको कुछ ये जरूरत है अभी की, और ये उतना दे जिससे कि इनका जो रेवेन्यू पे भी उतना असर ना हो, क्योंकि इस तरीके से दिया जाता है कि कोई फायदा मूल रूप में होता नहीं। जैसे जो बताया 2 स्कीम जो चल रही है उससे वास्तव में जो टैक्स में कोई रिलीफ तो मिल नहीं रहा है ना, तो वो थोड़ा सा दे तो ये थोड़ा सा ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा, आपकी कंजम्पशन डिमांड को भी बढ़ाएगा। तो मैं इस पर अनिल जी से जरूर चर्चा करूंगा कि जो बात यहाँ पर रविंद्र ब्रह्मे जी कह रहे हैं कि कम से कम थोड़ी सी राहत तो मध्यम वर्ग के संदर्भ में, टैक्स के संदर्भ में देनी जरूरी है। लेकिन चूंकि हमारे साथ में हमारे सहयोगी स्टार जैन भी बने हुए हैं, तो एक बार रायपुर में उनके पास चल देते हैं और आम लोगों से बात करने की कोशिश वो करेंगे। कुछ और विशेषज्ञ उनके साथ में हैं। स्टार, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करके बताइए, क्योंकि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 11 बजे बजट पेश होना है, और इन सब को लेकर उम्मीदों के संदर्भ में बात करें, अपेक्षाओं के संदर्भ में बात करें, क्या कुछ लोग कह रहे हैं? जी सीधा लोगों से कमेंट लेते हैं। बजट आने का है, क्या उम्मीदें हैं आपको लगता है इस बजट से, किस प्रकार का स्वरूप ये हो सकता है बजट का? इस बार का तो काफ़ी अच्छा स्वरूप की आशा कर रहे हैं हम लोग कि काफ़ी अच्छा स्वरूप रहेगा बजट का। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। जी, हमारे साथ छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री हैं अजय बसिन जी। अजय जी, बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें लगा के रखी है आपने, क्या स्वरूप होना है बजट का? हम लोग ये मानते हैं आज का जो बजट आने वाला है वो व्यापारिक हित का होगा, देश हित का होगा, और हम लोग एक अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि सब चीज़ें जो ज़रूरत की हैं, जो चीज़ें होनी चाहिए, जिस चीज़ों से व्यापार बहुत बढ़े, और खासकर इंपोर्ट में तो बहुत हमारा नाम आगे हो गया है, अब हम लोग एक्सपोर्ट की ओर बढ़ने जा रहे हैं। ये उम्मीदों के साथ हम ये मानते हैं कि आज का जो बजट होने वाला है वो लाभकारी होगा, व्यापारिक हित में होगा। जो मिडिल क्लास है उसको जो ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो मैं ऐसा मानता हूं कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली जो कौम होती है वो मिडिल क्लास होती है, और मिडिल क्लास आज ये धारणा बना चुका है कि अब हमको देश की उन्नति के लिए काम करना है। तो ये बजट आज हम सब लोगों के लिए एक गौरवशाली बजट होने वाला है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत लंबे समय से उम्मीद की जा रही कि इनकम टैक्स स्लैब में कुछ विशेष छूट मिलेगी, लेकिन ये पिछले 2-3 बार से देखने को नहीं मिल रहा। तो क्या उम्मीद है इस बार कुछ होगा, ऐसा लगता है? हाँ, जरूर होगा, इस बार अच्छा होगा। क्या लगता है इनकम टैक्स स्लैब को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब मैं उस चीजों पे बहुत ज्यादा नहीं जाते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये बहुत सारी चीजें नहीं रह गई है, क्योंकि छोटे व्यापारियों को इसपे इतनी ऊर्जा के साथ ये लेके आना कि आप केपेबल हो टैक्स पटाने के लिए, और 5 लाख तक सब चीजों को छूट दे देना। अब अगर 1 लाख 2 लाख की सीमा बढ़ भी जाती है तो मैं ऐसा समझता हूं कि वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन व्यापारी वर्ग की बात छोड़ दिया जाए, जो नौकरी पेशा लोग उनके लिए तो लाख रुपए 2 लाख रुपए बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर देखिए, अगर किसी की आय, मंथली आय जो 50,000 रुपए से ज्यादा है, उसको भी आज स्लैब में इंक्लूड कर लिया गया है। और इसके बाद अगर हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस साल 2023 में महंगाई दर नीचे आने वाली है, तो उस अनुपात में अगर बढ़ता है तो ये बहुत बड़ी राहत वाली चीज होगी और सबके लिए। ठीक है स्टार, आप बने रहिए, बातचीत करते रहेंगे। इन सबके बीच एक जानकारी भी हम दे रहे हैं लगातार कि मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। चूंकि ये एक औपचारिकताएं रहती हैं, सबसे पहले निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने अपना बजट को लेकर चर्चा की राष्ट्रपति जी से, वहां से अनुमति लेने के बाद अब वापस संसद में पहुंचे हैं सभी लोग, और अब वहां पर मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई। और इस कैबिनेट में
मंजूरी दी जाएगी, अंतिम मंजूरी बजट को, और उसके बाद यह बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। और इसके बाद जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ प्रावधान अलग अलग होते हैं सेक्टर्स में वो होंगे। बहरहाल अनिल जी, आपने आम लोगों को भी सुना, कई तरह की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं यहां पर निकल के सामने आ रही है। कुछ लोग संतुष्ट नजर आते हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ न कुछ तो बेहतर होगा। और मैं जानना चाहूंगा आपसे, आपने रविंद्र ब्रह्मे साहब को भी सुना यहां पर कि आपने ये कहा कि बहुत ज्यादा उम्मीद करना इस वक्त ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह का आर्थिक सर्वे निकल के सामने है। आपने कहा कि लिक्विडिटी को बढ़ाने को लेकर भी कुछ सरकार प्रावधान कर सकती है, तो क्या कुछ उम्मीद करें इसके संदर्भ में, या क्या कर सकती है ताकि आम लोगों को, जो कॉमन मैन है, उसको सीधे सीधे कम से कम राहत मिल सके? जी जी, देखिए, रेल और तेल दोनों में आम आदमी राहत मांग रहा है। आज जैसा कि हमारे अर्थशास्त्री महोदय ने भी कहा, टैक्सेशन स्ट्रक्चर में आम आदमी भी चाह रहा है कि टैक्सेशन स्ट्रक्चर में बदलाव हो। 2014 के बाद से वही 2.5 लाख की लिमिट चल रही है। हमने भी वित्त मंत्री से यह मांग की कि भाई आप टैक्स स्लैब को 2.5 लाख से 5 लाख करिए। सेक्शन 80C में जो इन्वेस्टमेंट की छूट है 1.5 लाख से उसको 2.5 लाख करिए। सेक्शन 80D में जो मेडिकल की छूट है उसको 50,000 से बढ़ा के 1 लाख रुपए तक करिए। बात सही है, लेकिन आपको एक तथ्य और सामने रखना चाहता हूं जो इस सरकार के सामने है कि पिछले साल 7.5 करोड़ रिटर्न भरी गई, और 7.5 करोड़ रिटर्न में से सिर्फ 1.5 करोड़ रिटर्न है जो टैक्स भरते हैं, और उसमें से भी सिर्फ 50 लाख लोग हैं जो 10 लाख से ऊपर की अपनी आय बताते हैं। तो आप सोचिए, ऐसे सिनेरियो में सरकार जो है स्लैब बढ़ा के जो लोग रिटर्न भर रहे हैं उनके रिकॉर्ड्स को कम नहीं करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं टैक्सेशन स्ट्रक्चर जो है, टैक्सेशन से जो आय है, वो आज भी बहुत कम लोग हमारे भारतवर्ष में टैक्स भर रहे हैं। तो इसके चलते हुए मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ब्याज दरें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ हमको सेक्शन 80D 80C में इन्वेस्टमेंट की ब्याज में हाउस लोन चुकाने की रिलीफ दे। बट टैक्सेशन स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बदलाव कोई होगा इसकी उम्मीद ना करें तो अच्छा है। बाकी वित्त मंत्री के पिटारे में क्या निकलता है उसकी हम अच्छी उम्मीद करें, अच्छी अपेक्षा करें कि इस बार मध्यम वर्ग को कम से कम इस आखिरी बजट में मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिलेगी। तो मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिलेगी, हालांकि टैक्सेशन में बड़ी उम्मीद नहीं की जा सकती। कैसे होगा ब्रह्म जी? ये जो बात पर अनिल जी कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है कि टैक्सेशन में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन मध्यम वर्ग को राहत दी जा सकती है। तो इसके लिए किस तरह के प्रावधान हो सकते हैं? देखिए, ये जो मांग है ये बहुत, मैं समझता हूँ कि बड़ी जायज मांग है मध्यम वर्ग की, खासकर नौकरी पेशा लोगों की, कि उनको जो उनका जो इनकम टैक्स है उसमें कुछ राहत मिली। लेकिन अभी तो अनिल जी ने जो आंकड़े रखे, उन्होंने पूरी तरह से कहा कि कितने करोड़ लोगों ने जो है इसमें रिटर्न हुआ, और इसमें मात्र 1.5 करोड़ ऐसे थे जिन लोगों ने इनकम टैक्स हुआ। बाकी सब ये जो फिगर्स हैं, ये फिगर्स तो सरकार के ध्यान में भी होंगे। नहीं, ये फिगर्स ध्यान में हैं, और यही एक जो हमारे यहाँ टैक्सेशन की सिस्टम की एक जो बात है कि इसको जो ब्रॉड बेस नहीं करना है, यानी इसका जो आधार है उसको बढ़ाया जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आए। ये यहाँ पर कहीं ये है, क्योंकि होता ये है जब टैक्स रिफॉर्म लाया गया था तो कई लोग जो है उस समय टैक्स कलेक्शन बढ़ा था, तो कई जब टैक्स रेट बहुत ज्यादा होता है तो कई लोग टैक्स की चोरी भी करते हैं। तो ये जो फिगर अभी बताया गया है कि सिर्फ जो है आपके 50 लाख लोग हैं पूरे देश में, आप कल्पना करें कि 135-40 करोड़ के देश में 50 लाख लोग क्या हैं सिर्फ जिनकी आय 10 लाख से ज्यादा है। तो ये चीज, ये तो कोई भी समझ सकता है कि ऐसा तो है नहीं, यानी बहुत सारे लोग हैं, मेरे ख्याल से इससे कई गुना ज्यादा लोग होंगे जिनकी आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है, पर वो टैक्स नेट के दायरे में नहीं है। उनको कैसे आप टैक्स नेट के दायरे में लाएंगे? थोड़ा सा यदि आप थोड़ा टैक्स यदि कम करते हैं तो वो लोग भी टैक्स भरने के लिए प्रेरित होते हैं। हमेशा ये टैक्सेशन में देखा गया है कि थोड़ा यदि आप थोड़ा सा यदि कम करते हैं या थोड़ी सी छूट बढ़ाते हैं तो ऐसा होता है। अब कितना ये इसको अपने जो दायरे को कितना वित्त मंत्री इसको कर पाएंगी, पर ये मांग मुझे तो बड़ी जायज लगती है, और ये होना भी चाहिए, और बहुत समय से नहीं हुआ है, और इसमें जरूर थोड़ी ना बहुत राहत मिलना चाहिए लोगों को। कृषि सेक्टर की बात करें मितुल जी, चूंकि पिछली 1 लाख करोड़ रुपए का अलॉटमेंट था बजट में,
तो ये तो माना जा रहा है, जैसा आपने जिक्र भी किया कि लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर पर सरकार का फोकस रहा है, तो ये एलोकेशंस इस बार बढ़ सकते हैं। एलोकेशन अगर बढ़ते हैं तो खास तौर पर जिस तरह से खेती के नए नए आयामों को लेकर भी बात हो रही है, क्या उस तरह की कुछ सब्सिडीज को लेकर या कुछ बड़े ऐलान आपको लगते हैं? चूंकि चुनावी साल है और इसलिए भी महत्वपूर्ण कि सिर्फ 2024 के चुनाव नहीं है, इस साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो सरकार के ध्यान में कहीं ना कहीं ये चीज तो होगी, और किसान सबसे बड़ा फैक्टर है तमाम राज्यों में। क्या आपको लगता है कि कुछ एलोकेशंस के संदर्भ में इसमें भी कुछ चीजें हो सकती हैं? निश्चित इसमें भी जो एग्रोटेक्स कंपनियां हैं, आज उनको स्टार्टअप्स जो नए आ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स के, उनको सरकार ने अपनी प्रायोरिटी में रखा है और उनके लिए भी बजट प्रावधान करेगी, ऐसी संभावना है। और एग्रोटेक्स कंपनियों के साथ फार्मर को जोड़ा जा रहा है, जो एग्रो प्लस टेक्नोलॉजी, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिससे कि फार्मर के प्रोड्यूस मार्केट तक पहुंच सके, अच्छे से उनके प्रोड्यूस की मार्केटिंग हो सके। तो ये अगर उपज की मार्केटिंग अच्छे से हो पाएगी ऐसी कंपनियों के द्वारा, और किसानों के लिए मंडियों के नए निर्माण का प्रावधान रखा जाएगा इस बजट में, नई मंडियां बनेगी तब भी किसानों को इसका लाभ होगा। और किसानों की उपज एमएसपी के अलावा भी पूरे देश में रबी में भी बहुत बड़ा एरिया खेती होती है, फलों की, सब्जियों की, फूलों की, इन सब के लिए भी मार्केट डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे निश्चित सरकार बहुत बड़ा बजट का प्रावधान करेगी, जिसका सीधा लाभ किसानों की उपज को, विक्रय को लेके होगा और उसकी आमदनी में वृद्धि होगी। तो ये निश्चित एग्रोटेक कंपनियां जो टेक्नोलॉजी बेस्ड मार्केटिंग पे आ चुकी है इंडिया में, और साथ ही नवीन मंडियों का निर्माण, इन दो पे फोकस सरकार निश्चित करेगी। चलिए, मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा, लेकिन चूंकि निर्मला सीतारमण जी की कुछ तस्वीरें हमारे पास में लगातार आ रही है, स्क्रीन पर चला रहे हैं, एक बार हम कहूंगा कि उसको फुल फ्रेम चलाने की कोशिश करें, क्योंकि जनता को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी और जब से इसको फुल स्क्रीन चलाएगा, तो जब से निर्मला सीतारमण जो है वो वित्त मंत्री बनी है, कुछ रवायतें जो सालों से चली आ रही थी उसको उन्होंने तोड़ा है, कुछ बदला है। चूंकि सबसे महत्वपूर्ण ये कि 2019 में जब उन्होंने पहला बजट पेश किया तब ब्रीफ केस की जगह वो बही खाता लेकर आई थी। अमूमन ऐसा होता था तस्वीरें कि ब्रीफ केस लेकर आते थे वित्त मंत्री, और ब्रीफ केस के साथ में फिर वो बही खाता उसकी जगह पर उन्होंने लेके आए, ये एक परंपरा बदली। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण 2020 में जब उन्होंने दूसरा बजट पेश किया तो वो इतिहास का अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण था, ये 2020 में था। इसी तरह से 2021 की बात करें, तीसरा बजट जब आया तो वो पहली बार पेपरलेस बजट उन्होंने सामने रखा, और इस बार भी माना जा रहा है कि वो पेपरलेस बजट हो सकता है। इसी तरह से 2022 का जो बजट था, पिछली बार जो बजट आया था, उसमें हलवा की रस्म नहीं हुई, सबसे छोटा बजट भाषण था। और हलवा की रस्म चूंकि एक परंपरा रही है कि जब भी बजट बनता है तो एक हलवा बनाया जाता है और उस हलवे के जरिए उसके बाद वो होता है, लेकिन वो हलवा पिछली बार रस्म नहीं की गई और 1 घंटे 30 मिनट का छोटा भाषण था। आज क्या नया रहेगा, ये इस पर हमारी निगाहें भी बनी हुई हैं। फिलहाल हमारे साथ में तमाम मेहमान बने हुए हैं और कुछ नए गेस्ट भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। बजट थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, उससे थोड़ी ही देर बाद बजट पेश किया जाना है और उसमें क्या उम्मीदें हैं। बहरहाल इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण खबर यह कि जैसा हमने बताया था कि मोदी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जाएगी इस बजट को, और आखिरकार ये अंतिम मंजूरी मिल चुकी है और अब सब संसद भवन की तरफ प्रस्थान करेंगे और थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5वां बजट अपने इस कार्यकाल का पेश करेंगे। और चूंकि हमने लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार के इस कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा, इसलिए ये बजट काफी लोक लुभावन हो सकता है। और ये वो बजट की कॉपियां, अक्सर ये तस्वीरें आती हैं कि किस तरह से लंबे चौड़े प्रोसेस के जरिए एक पूरी लंबी टीम बैठती है जो तमाम चीजों को देखते हुए सरकार की आय, सरकार के व्यय, सरकार की अलग अलग योजनाओं के संदर्भ में किस तरह से लोगों को राहत दी जा सकती है, क्या लोगों पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से अलग अलग बजट एलोकेशंस होते हैं, इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस के बाद ये बजट तैयार होता है। और ये बजट की कॉपियां जो हैं इस वक्त सदन के भीतर ले जाई जा रही हैं
और चूंकि इन्हीं के जरिए ये बजट तैयार हुआ है, पेपरलेस बजट है, इसलिए कि जब सदन में पेश किया जाएगा तो ये ऑनलाइन डिजिटली उस बजट को पढ़ेंगी। इससे पहले बजट की कॉपी बकायदा लाई जाती थी, इसलिए इसको पेपरलेस बजट का नाम दिया गया है। अब क्या एलोकेशंस होंगे अलग अलग सेक्टर्स में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि इनकम टैक्स के स्लैब में 8 साल हो चुके हैं, तब से कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्या इस बार कुछ बदलाव इसमें संभव है? इसके अलावा महंगाई को लेकर भी एक लगातार जनता त्रस्त नजर आती है। महंगाई को लेकर क्या कुछ राहत भरे कदम हो सकते हैं? छोटे व्यापारियों के लिए, बड़े व्यापारियों के लिए, बड़े उद्योगों के लिए, छोटे छोटे उद्योगों के लिए या आम रेहड़ी लगाने वाले लोगों के लिए भी क्या कुछ राहतें हो सकती हैं या अलग अलग प्रावधान हो सकते हैं इस बजट में? इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। हमारे साथ में एक्सपर्ट्स के रूप में पैनल लगातार बने हुए हैं। अनिल अग्रवाल जी, जाना चाहेंगे आपसे, इससे पहले हमने इनकम टैक्स के संदर्भ में बात की। आपने कहा कि जो आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आई है वो तो कम से कम इस तरफ इशारा नहीं कर रही है कि कुछ बड़े ऐलान इनकम टैक्स की स्लैब्स को लेकर हो सकें, लेकिन महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये ऐसा फैक्टर है जिसको विपक्ष भी, यानी विपक्षी पार्टियां भी लगातार भुनाने की कोशिश में लगे हुए। जैसा मैंने कहा कि 2024 में आम चुनाव भी हैं और इस 2023 में 8-9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, राजस्थान भी है और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। ऐसे में क्या महंगाई को लेकर कुछ ऐसे प्रावधान हो सकते हैं जिसकी वजह से आम आदमी तक थोड़ी राहत पहुंचाने की कोशिश सरकार कर सके? जी बिल्कुल सही कहा आपने। महंगाई आज के समय बिल्कुल ज्वलंत समस्या है और जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण में साफ साफ कहा है वित्त मंत्री ने कि ये वैश्विक परिस्थितियों के कारण है जिसमें हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज उम्मीद हमें यही है कि सरकार बजट में मध्यम वर्ग को या आम आदमी को कुछ स्कीमों के जरिए, कुछ योजनाओं के जरिए पैसे पास करने की कोशिश करेगी जिससे उसको कुछ राहत मिले। हम महंगाई के लिए क्षेत्र में से उम्मीद ये कर सकते हैं कि महंगाई बढ़े नहीं, लेकिन कम होने की संभावना, यदि कटु शब्दों में बोलूं तो कम होने की कोई संभावना नहीं है। बढ़े नहीं, यही हमारे लिए राहत हो सकती है। अब सरकार अपने खर्चों के जरिए, पूंजीगत खर्चों के जरिए हमारी आवंटन, जैसे हाउसिंग लोन क्षेत्र में ब्याज की जो रेट्स हैं उनको कमी करके, ब्याज की सब्सिडी देके और इसी तरह से खासकर जो छोटा व्यापारी वर्ग है उसको वित्त की आसान और सस्ती उपलब्धता करवा के, और जो सबसे बड़ा व्यापारी वर्ग आज जो सबसे रो रहा है या परेशान है वो अनुपालन से, कि आज इतने अनुपालन है कि सेल्स पे टीडीएस कटना है, परचेज पे टीडीएस कटना है, खर्चों पे टीडीएस कटना है, कमीशन पे टीडीएस कटना है, कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस कटना है, और दूसरी तरफ जीएसटी हर महीने उसको रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न यदि गलत फाइल हो जाए तो वो रिवाइज नहीं कर सकता है। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि सरकार प्रावधानों में, टैक्स प्रावधानों का सरलीकरण करके कम से कम लोगों को कुछ राहत देने की कोशिश करें। जहां तक आपने महंगाई का सवाल किया है, महंगाई के सवाल में मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें आम आदमी कम होने की उम्मीद ना रखे। ये है कि बढ़े नहीं, सरकार कोशिश करके अनिल जी, लगातार आप लोगों जो की हमारा धड़कनें बढ़ा रहे हैं, 6% का रेट चल रहा है वो आज भी, आप लगातार लोगों की धड़कनें बढ़ा रहे हैं क्योंकि IBC 24 के दर्शक बड़ी उम्मीद से इस कार्यक्रम प्रस्तावित की गई थी वो नहीं, जो सामने है कम से कम आईबीसी के लोग खुश हों आगे बजट आने के बाद। ठीक है, सही है। आरबीआई की 4% की जो दर रखी गई थी इन्होंने, वो अब आगे है और महंगाई से यही है कि हम प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से ध्यान रखें कि जो चीज बहुत कम हमारे हाथ में है उसके लिए हम व्यवहारिक रूप से चलें। उम्मीद करते हैं कि सरकार कम से कम कुछ ऐसे प्रावधान करेगी जिससे किसानों को, आम आदमी को, छोटे वर्गों को कुछ उनकी जेब में पैसा आए। जी जी जी। सोमिल जी भी बने हमारे साथ में। सोमिल जी, चूंकि हमने इससे पहले आपसे बातचीत की तो आपने कहा कि कुछ खास तौर पर आपने हेल्थ का जिक्र किया, आपने इंश्योरेंस सेक्टर का जिक्र किया कि कुछ ऐसे प्रावधान हो जिसकी वजह से बाजार पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ में रिएक्ट करता नजर आए। तो क्या आपको लग रहा है कि इसके अलावा भी कुछ और सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर खासतौर पर कुछ फोकस हो सकता है जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स हो? दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि ये आम लोगों की तरफ से जो जहन में सवाल है वो आपसे कर रहे हैं कि जब भी इस तरह का कोई बजट पेश होता है या जब भी इस तरह की कोई चीजें होती हैं, बाजार रिएक्ट करता है।
तो बाजार रिएक्ट करता है। कई लोगों के समझ में नहीं आता कि बाजार किस तरह से रिएक्ट करेगा। जरा आप अगर इस पे भी समझा सकें कि एलोकेशंस अगर होते हैं तो किस तरह से पॉजिटिव रिएक्शन सेंटिमेंट देखने को मिलते हैं, किस तरह से नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिलते हैं, आप किस तरह से देखेंगे इसको? देखिए, इस समय बाजार में अभी अगर अब आप बात करेंगे शेयर मार्केट के अलावा ही बात करेंगे, बाजार की बात करेंगे टोटल, हाँ। तो अगली बात चल रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो मुझे मतलब मेरा जो सोचना है, मेरा ये मानना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि देश की आज भी इकोनॉमी बहुत हद तक हमारी किसानों पर ही डिपेंडेंट है। किसान के पास पैसा आता है तो मार्केट के पास भी पैसा आता है। किसान, ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात अभी हो रही थी, मेरे एक्सपर्ट बोल रहे थे इस टेक्नोलॉजी में, एग्रो टेक्निकल टेक्नोलॉजी के अंदर भी इन्वेस्ट होना चाहिए। पहली बात, किसान की लागत को कम अगर किया जाए, क्योंकि डीजल पेट्रोल पर आज आप देख रहे हैं जितना रेट है, किसान की लागत कहाँ खर्च होती है? डीजल, पेट्रोल, बीज, खाद के अंदर। आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर डीजल और पेट्रोल के रेट नीचे आ गए हैं, लेकिन टैक्सेशन इतना उसके ऊपर ज्यादा है कि अगर आप डीजल पेट्रोल पे टैक्सेशन कम किया जाएगा तो महंगाई भी कम होगी, ट्रांसपोर्टेशन के रेट कम होंगे, किसान की लागत कम हो जाएगी। ज्यादातर वो ट्रैक्टर के अंदर डीजल में और सिंचाई के अंदर डीजल खर्च करता है, तो उसके पास पैसा आएगा तो मार्केट के पास ही पैसा आएगा। दूसरा, मार्केट का जो आपने पूछा, मार्केट देखिए, मार्केट स्पेकुलेट करता है बजट के आने से पहले। कई लोगों को उम्मीदें होती हैं और ज्यादातर मार्केट, डेली जो मार्केट चलता है वो ट्रेडर्स की वजह चलता है। इन्वेस्टर तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 1 साल के ऊपर के लिए, लेकिन मार्केट में जो तेजी से मूवमेंट होते हैं ऊपर नीचे, वो ट्रेडर की वजह से होते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर में, ऑप्शंस के अंदर, इंडेक्स के अंदर, निफ्टी में, सेंसेक्स में, निफ्टी में करते हैं, बाकी और सभी सेक्टर्स की इंडेक्सेस में करते हैं, तो उससे बहुत तेजी से आते हैं, स्पेकुलेशन होते हैं, कई लोगों को उम्मीदें होती हैं। और देखिए, अभी इस समय मार्केट उम्मीद कर रहा है बाजार के कुछ कॉर्पोरेट के लिए आएगा तो बढ़ा हुआ है इस समय, लेकिन एक जैसे कुछ थोड़ा सा भी कुछ ऐसा लगता है कि मैचअप नहीं हुआ उनकी उम्मीदों से तो गिर भी जाता है, लेकिन ये 1-2 दिन की चीजें होती हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर हम बढ़ते हुए बाजार के अंदर हैं, बढ़ती हुई इकोनॉमी के अंदर हैं, वी आर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के अंदर हैं। डेली मूवमेंट तो किसी भी इवेंट से, किसी भी खबर से नीचे ऊपर होता है बाजार, और यही बाजार का नेचर है, थोड़ा धड़कनें आता ही है लोगों की ऊपर नीचे होकर। जी अनिल जी, एक और महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिस पर भी मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने महंगाई को लेकर बात की, हमने टैक्सेशन को लेकर बात की, एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है जो है रोजगार और एजुकेशन लोन, एजुकेशन और रोजगार दोनों के संदर्भ में भी। क्या इसको लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हो सकते हैं? क्योंकि सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती रही है कि रोजगार का जनरेशन भी लगातार करना है, लोगों तक वो रोजगार पहुंच सके, इसके लिए भी व्यवस्थाएं करनी है। क्या इसको लेकर कुछ आपको लगता है कि प्रावधान संभव है? डेफिनेटली देखिए, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण में बताया था कि सरकार का जो फोकस है, जैसे आया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, इंडस्ट्रियल आउटपुट हमारा कम हुआ है, तो इस मौके पे आप मानिए कि सरकार अपने पूंजीगत खर्चों को बढ़ाएगी, और सरकार जब पूंजीगत खर्चे करेगी, इंफ्रा सेक्टर में खर्चे अपने बढ़ाएगी, तो रोजगार की उपलब्धता बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा, काम धंधे बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली इस बजट में आप मान के चलिए, और अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सरकार जितना पैसा बाजार में, इकोनॉमी में लाएगी, खर्चा करेगी, तो उससे रोजगार भी बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बढ़ेगा। और साथ ही आपने जब ये प्रश्न किया है तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर, और इस रियल एस्टेट सेक्टर पे सरकार को कैपिटल गेन, जो आयकर में हमारा दीर्घकालिक लाभ के समक्ष में जो कानून है, प्रावधान है, उसकी समीक्षा कर मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक कानून को युक्तिकरण करने का भी प्रावधान होना चाहिए, मुझे ऐसे मानना है। तो रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देना, इंफ्रा सेक्टर को बूस्ट देना, और इसके प्रावधान अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और यह सरकार बजट में जरूर लाएगी, ऐसा मेरा मानना है। मितुल जी, अब कृषि के क्षेत्र में हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि बजट एलोकेशन तो जाहिर तौर पर बढ़ने की चीजें ही हैं। जो बात यहां पर सोमिल जी ने भी कही कि किसानों की लागत कम हो, इस पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। अब ये लागत कम करने के संदर्भ में क्या, क्योंकि सरकार ने कई तरह की सब्सिडीज भी दे रखी है, कई मैक्सिमम राज्यों में बिजली जो मिलती है
वो उन्हें या तो मुफ्त मिलती है या फिर बहुत नॉमिनल चार्जेस पे मिलती है, और बाकी तमाम तरह की सब्सिडीज भी हैं। क्या ये चीजें आपको लगता है कि काफी हैं, या जैसा कि सौमिल जी ने कहा कि किसानों की लागत जो है उसको कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी इनकम बढ़ेगी, इसमें ये एक तरह का फैक्टर है। तो इसको लेकर किस तरह के प्रावधान होने चाहिए, या जो हो रहा है उसको ठीक मानते हैं और बेहतर करने की जरूरत है? तो सोमिल जी ने कहा कि डीजल पेट्रोल सबसे ज्यादा फार्मर लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है और उससे कॉस्ट इफेक्ट आता है उनके प्रोडक्शन पे। निश्चित उनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन खाली लागत कम करने से चीजें नहीं सुधर सकती। हमारे पूरे इंडिया में, पूरे भारत में केवीके खुले हुए हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ। एक मिनट आपको रोक रहा हूं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, पहले एक बार उनको सुन लेते हैं जी। महायज्ञ चल रहा है और जन कल्याण, विशेषकर गरीब कल्याण हमारा संकल्प, उसके लिए भी अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। ये बजट हमारे देश को इसी दिशा में और आगे बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, सत्यनारायण जी हमारे प्रदेश के बहुत लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं उनको, ठीक है, उन्होंने कहा है कि गरीब वर्गों के लिए, निम्न वर्गों के लिए, किसान वर्ग के लिए लगातार सरकार काम करती रही है और इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस तरह की उम्मीद की है। मितुल जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, जो आप कहना चाह रहे थे किसानों के संदर्भ में। जी, तो जैसा कि मैं बता रहा था, सोमिल जी ने कहा है कि डीजल पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए जिससे कि किसानों की लागत कम हो। निश्चित मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन साथ साथ किसानों की उत्पादकता कैसे बढ़े और कैसे उनके जमीन का उपजाऊपन बना रहे, तो निश्चित इस लास्ट बजट में भी देखा गया था कि नैसर्गिक जैविक खेती के ऊपर भी कुछ योजनाएं केंद्र सरकार के बजट में प्रावधान किए गए थे। तो इस प्रकार से उनकी उत्पादकता बढ़ाना और लागत कम करना, ये दो चीजों पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस बजट में फोकस करती है, जैसे कि अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी लेके आ रही है जिससे कि आने वाले समय में स्प्रे भी उससे हो जाएंगे, फर्टिलाइजर भी उससे, खाद भी उससे दिया जाएगा फसलों को, इस प्रकार की तकनीकी और साथ में उत्पादन लागत में कमी और उत्पादन में बढ़ोतरी, ये दो चीजें होती है तो निश्चित पूरे देश के किसान को इसका लाभ मिलेगा और उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। और ये जो सरकार का टारगेट फिक्स है कि हमें 2024 तक इनकी आमदनी वृद्धि करनी है, तो ये हम देख भी रहे हैं कि पिछले 8 सालों में इन सब चीजों पे बदलाव दिख रहा है। चलिए, मेरे पास चूंकि समय की कमी है और अब थोड़ी ही देर में करीब 10 मिनट का वक्त बचा हुआ है जब निर्मला सीतारमण बजट स्पीच शुरू कर देंगे। मैं फाइनल कमेंट के रूप में आप तीनों से ही जानना चाहूंगा कि इस बजट को लेकर क्या आपको लग रहा है कि संक्षेप शब्दों में अगर आप कहना चाहें कि क्या कुछ खास हैं या कौन सी ऐसी चीज है जिस पर कम से कम ऐलान होना ही चाहिए आपके शब्दों में। अनिल जी, संक्षेप में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि किस तरह का बजट रहेगा, और दूसरी बात यह कि ये आपको लगता है कि ये चीज तो कम से कम ऐलान होना ही चाहिए। अनिल जी। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार अपने इस बजट में कई योजनाओं को, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमारे रेल डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट, उसके अलावा हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं उनको आसानी से लोन उपलब्धता हो, इस सेक्टर में डेफिनेटली सरकार बजट में प्रावधान लाएगी। लेकिन हाँ, जो मुझे उम्मीद है कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ होगा, ऐसा थोड़ा सा कठिन हो रहा है मेरे लिए कह पाना आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। लेकिन डेफिनेटली इस बजट में सरकार डिजिटल लेन देन पे फोकस करेगी। आज आपने देखा है कि इस तरह थोड़ा संक्षेप में सर, थोड़ा संक्षेप में फ्रॉड हो रहा है इस डिजिटल लेन देन में, तो सरकार इस तरह के हाँ। जी सोमिल जी क्या संक्षेप में बताइए, क्या कुछ लग रहा है आपको कि बजट में आज क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या कुछ ऐसा ऐलान आपको लगता है कि होना ही चाहिए? संक्षेप में बताइएगा सोमिल जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट की थीम डिजी ऑल है, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ। मतलब मुझे लगता है कि इस टैक्स दायरा बढ़ाएगा। डिजिटल ऑल की मतलब ये लग रहा है टैक्स दायरा बढ़ाने की तरफ सरकार का ध्यान रहेगा इसके अंदर। जिस तरह
टैक्सेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग आ पाएं और टैक्स में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जी मितुल जी, संक्षेप में बताइएगा क्या उम्मीद लग रहा है आपको कि ये तो होना ही चाहिए? इस बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी अगर बढ़ोतरी नहीं भी हो रही तो कटौती नहीं होनी चाहिए। जो लास्ट ईयर था वो मेंटेन रहना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मेरा ये रहेगा कि जो मिलेट्स, जो मोटा अनाज है, उन सब की भी एमएसपी सरकार को घोषित करनी चाहिए। जी, तो कुल मिलाकर ढेर सारी अलग अलग सेक्टर्स को उम्मीदें हैं और आम आदमी की उम्मीदें हैं। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं इस वक्त सदन के संसद भवन के भीतर, क्योंकि थोड़ी ही देर में निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण शुरू करेंगी और क्या कुछ खास इस बार रहने वाला है, क्या कुछ खास एलोकेशंस रहने वाले हैं, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ में जुड़े, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी जैसे ही बजट का भाषण खत्म होगा उसके बाद भी हमारी महाकवरेज लगातार जारी है। बजट में एलोकेशंस कहां कहां कैसे कैसे हुए, क्या जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी हुई, क्या कड़वा घूंट देखने को मिला, कुछ कड़े प्रावधान देखने को मिले, क्या छूट, क्या कुछ बेहतर, तमाम चीजों पर आकलन करेंगे। लगातार हमारी पेशकश जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जैसे ही लौटेंगे तब तक बजट भाषण शुरू हो चुका होगा।